कक्षा 9 गणित की जो चैप्टर नंबर 5 है ना, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। सारा परिचय हम एकदम आसानी के साथ समझेंगे और इसकी जो प्रश्नावली 5.1 है उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, गणितज्ञ थे। उन्होंने ज्यामिति के पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। शब्द जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रीन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी या भूमि, और मिट्टीन का अर्थ होता है मापना, मतलब भूमि पृथ्वी को मापना। जियोमेट्री का फुल मतलब ये होता है, ज्यामिति का मतलब ये होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यामिति क्या है, तो ज्यामिति का मतलब क्या है कि भूमि या ज़मीन का मापना, ठीक है। तो इसी पर कई सारे मैथमेटिशियन, जैसे थेल्स का प्रमेय आप कक्षा 10 में पढ़ोगे। यूक्लिड ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया ज्यामिति के चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो जैसे अगर बात करूँ, ये पन्ना देख रहे हो आप, ये पेज है, तो ये पेज का ये क्या ऊपर ये पृष्ठ है, इसे क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सरफेस, ठीक है। अगर मैं पन्ने को ऐसे मोड़ देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, वक्र बन जाता है। ऐसे ये क्या बन जाता है, वक्र बन जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर मैं ये खींच दूँ, ये क्या है, रेखाएं हैं, इसे क्या बोल जाता है, लाइंस, रेखाएं। और ये क्या है, मेरा पॉइंट, बिंदु, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ अवधारणाएं हैं जिनको हमें जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सब आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। एक बिंदु वो है जिसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है, कोई भाग नहीं होता। बिंदु जैसे ये बिंदु हो गया। एक रेखा चौड़ाई रहित, मतलब ये रेखा लिखोगे ना, ऐसा रेखा हम लिखते हैं, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, बहुत ही महीन है, पतली सी एक लाइन है। तो ये रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है। जैसे ये पेन है, इसकी एक चौड़ाई है, इस लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ये जो रेखा है ना, तो रेखा के सिरे बिंदु ये होते हैं। एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदु के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अगर आप रेखा बनाओगे, देखो एक रेखा के बिना कई सारे बिंदु होते हैं, इन सभी बिंदुओं को जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाती है, रेखाएं। तो एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित रहती है। तो इतने सारे बिंदु एक ही सपाट से एक ही लाइन में स्थित होते हैं। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जो पृष्ठ है ना, जैसे ये पृष्ठ, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो पृष्ठ किसे कहा जाएगा, जिसकी सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसे हम सिर्फ पृष्ठ कहेंगे। पृष्ठ के किनारे होती हैं, जैसे ये पृष्ठ है ना, देखो इसका किनारा ये दिख रहा है ना, किनारा। तो जो भी पृष्ठ लोगे उसके किनारे ज़रूर होंगे। एक समतल पृष्ठ, जैसे ये पेज मेरा है ना, ये जो मेरा पेज है, ये कैसा पृष्ठ है, समतल है, एकदम सपाट है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से इस पन्ने पे ना मैं कई सारे सीधी रेखाएं लगा सकता हूँ, सीधी रूप में एकदम सपाट है ऐसे ये। तो ये क्या है, समतल सरफेस का एक गुण है, प्लेन समतल पृष्ठ का एक गुण है। तो ये सारी अवधारणाएं हैं यूक्लिड के, ठीक है। और कुछ जान लो यूक्लिड के बारे में, और भी चीज़ें, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। यूक्लिड की कुछ अभिगृहित, ये आपके एनसीईआरटी में है। प्लीज़ बच्चों अपने कॉपी में अच्छे से नोट करके लिख भी लेना। पहला क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक पेन है, अब यही पेन मैं यहाँ पर और एक रख दूँ, तो ये पेन और ये पेन दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझता हूँ। ये 2 बराबर 2 है, इस तरफ भी एक जोड़ दो, इस तरफ भी एक जोड़ दो, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 3 है ना। तो बराबर भी बराबर ही होगा। यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। जैसे इधर 2 है, इधर 2 है, इधर भी 1 घटाओ, इधर भी 1 घटाओगे तो इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब है, जैसे ये चीज़ है ना, इसके ऊपर और एक चीज़ ऐसे रख दी, एक के ऊपर एक, ठीक है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती जैसे सपोज करो ये एक रेखा है, इसी के ऊपर और एक रेखा है, तो ये दोनों संपाती हैं, तो दोनों चीज़ आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। अगला क्या बोल रहे हैं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।
ठीक है। जो पूर्ण चीज़ होती है ना वो अपने भाग से बड़ा होता है। ये ऐसा कोई चीज़ है, ठीक है, ये पूर्ण है। अब इसका एक टुकड़ा ले लोगे कोई भाग, इस भाग से ये पूर्ण बड़ा है ना, वही चीज़ बोल रहे हैं। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। एक ही वस्तु के दुगने, एक वस्तु के दुगने परस्पर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। फिर एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु है आधे, ये परस्पर बराबर होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से पढ़नी है और हमेशा याद रखना, कॉपी में लिख लेना नोट करके। अब हम यूक्लिड की अभिधारणा देखेंगे। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो, एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, इसको मिला दोगे तो एक क्या बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी। ये पहली अभिधारणा है, ठीक है। और अभिकृत देख लो, दिए हुए दो भिन्न बिंदु से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु आपको दे रखा है, उसको आप ऐसे मिला दोगे तो एक अद्वितीय, एक यूनिक आप रेखा खींच सकते हो, ठीक है, जैसे ये दे रखा है। अभिधारणा 2 क्या कहते हैं, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये एक रेखा है ना, एक रेखा है, इसको आगे बढ़ा दो, इसका आगे बढ़ा दो, जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हो। तो ये मेरा अभिधारणा 2 है, ठीक है। अभिधारणा 3 क्या कर रहे हैं, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे ये केंद्र मानो और एक त्रिज्या ले लो और इसको यूँ घुमा दोगे तो एक क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। कह रहे सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण का मतलब क्या, 90। तो सारे 90 तो होंगे, चाहे ये बनाओ चाहे ये बड़ा वाला बनाओ, तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण बोले तो 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है, आपको पता ही है, ठीक है। अभिधारणा 5 क्या कहती है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी और मिलती हैं जिस और यह दो योग समकोण से कम हो, ठीक है। ये एक रेखा है, ये रेखा है, अगर ये दोनों का मान 180 अंश से कम है, ठीक है, और इधर भी इन दोनों का मान 180 अंश से कम है, तो ये रेखा वहाँ जाके आपस में जाके ये रेखा आगे जब बड़ा होगा ना तो आगे जाके क्या होगी, मिल जाएगी, ठीक है। ये बोलता है अभिधारणा 5, ठीक है। अगर जितना मैंने अभी तक आपको बताया, ये अगर आप ढंग से समझ गए ना तो ये चैप्टर से आसान चैप्टर और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सरल और आसान सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे आसान और सरल कुछ भी नहीं होता, मैं अगर आपको बताऊं तो इतना आसान है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 5.1 में। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से असत्य, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए, ठीक है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, आपको बताना और उत्तर का कारण देना है। कह रहे एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये क्या है बच्चा, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, गलत, ठीक है। देखो ये एक बिंदु है, एक बिंदु से ये एक रेखा गई, ठीक है, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई। तो आप एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींच जा सकती है, कथन क्या होगा हमारा, असत्य होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं ये जो होती हैं ये सब एक ही बिंदु पर कट करती हैं, ठीक है। ये रीज़न दे दोगे, खंडित करती है, कट करती है बोल रहा हूँ, खंडित करती हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, असत्य। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ठीक है, दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, ये कथन असत्य है। देखो ये दो बिंदु हैं, इससे होकर एक ही रेखा जाएगी, असंख्य रेखा कहाँ जाएगी, है ना। तो ये कथन भी क्या है, असत्य है। एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, सत्य है ये कथन। अभी आपने पढ़ा था, अगर कोई शांत रेखा है, एक शांत रेखा है, ठीक है, ये ए बी एक शांत रेखा है, इसको आगे बढ़ा दो, अनंत रूप से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी, बिल्कुल सत्य कथन है। अगर दो वृत्त बराबर हैं, वृत्त बराबर तभी होती है जब उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। आकृति 5.9 में अगर ए बी पी क्यू के बराबर है
और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है तो ए बी एक्स वाई होगा। ठीक है, जो चीज़ हमें दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए बी है बच्चा वो एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है, ये देखो हमें क्या बोल रखा है, ए बी पी क्यू के बराबर, ए बी पी क्यू के बराबर, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। इसे समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण 2 मानो। अब देखो ए बी है और ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, तो पी क्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स वाई। आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, पी क्यू का मान क्या है, एक्स वाई, रख दो यहाँ पर, आ गया एक्स वाई। पी ए बी किसके बराबर आ गया, एक्स वाई के बराबर आ गया, है ना। समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर तो ए बी बराबर ये आ गया। अब आपको परिभाषाएं लिखनी है। क्या लिखना है, परिभाषाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती है, लंब रेखाएं क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्ग क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर जो परिभाषा है ना, मैं आपके वीडियो के ऊपर आता रहेगा, मैं आपको समझा देता हूँ समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दो रेखाएं, ऐसे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, उन जैसे ये रेखा मैंने मान ली एल, ये रेखा मेरी एम है। दो रेखाएं अगर उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होंगी तो उन रेखाओं को आपस में क्या बोला जाएगा, समांतर रेखाएं। उन रेखाओं को आपस में क्या बोला जाएगा, हमेशा समांतर रेखाएं। ठीक है, फिर लंब रेखाएं, नंबर दूसरा क्या है, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं किसे कहोगे आप, है ना, ये बात कर रहे हैं। यदि दो शांत रेखाएं, एक शांत होनी चाहिए, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाएगी तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी, लंब रेखाएं कहलाएंगी। ये रेखाएं ए बी हैं, ये सी डी है। अगर सी डी रेखा ए बी पर 90 अंश का कोण बनाती है तो वो दोनों रेखाएं परस्पर कैसे होंगी, लंब रेखाएं होंगी। फिर बोला रेखाखंड, रेखाखंड, रेखा का खंड, रेखा का टुकड़ा। कोई रेखा है ये, उसका एक खंड, ये ए बी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये वृत्त की त्रिज्या किसे कहोगे आप, किसी वृत्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु का केंद्र और केंद्र से परिधि तक की दूरी। ये देखो, ये केंद्र है और ये परिधि है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ऐसे लिख देना। फिर हमसे क्या बोला, वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तथा सभी कोण 90 अंश के हों। चारों भुजाएं बराबर हों और वह चारों कोण 90 अंश के बराबर होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो ये मैंने पांचों परिभाषाएं आपको समझा दी चित्रों की मदद से। आशा करता हूँ आप समझ भी गए और लिख भी लेंगे। ठीक है, बड़ा आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, कह रहे नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। आपको इन पर क्या करना है, विचार करना है, अपने विचार को व्यक्त करना है, अब बताना है क्या है। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, दो बिंदु ए और बी दिए हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। तो ये हो सकता है कि मान लो यहाँ पर एक बिंदु हम सी मान लेते हैं, तो ये चीज़, ये अभिधारणा हो सकती है। ठीक है, और दूसरा अवधारणा ही पढ़ लेते हैं। यहाँ कम से कम एक ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो क्या है, देखो ये जो दोनों अभिधारणाएं हैं, अभिधारणा 1 और अभिधारणा 2, दोनों अभिधारणाओं में बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द हैं।
ठीक है, अपरिभाषित क्यों है? क्योंकि सी बीच में आएगा, पास में आएगा, कहाँ आएगा, रेखा कैसी है ये बताया ही नहीं गया है। तो पहली चीज़ हमें ये देखने को मिली कि दोनों अभिधारणाओं में, इसमें और इसमें भी, बिंदु और रेखा कैसे होंगे वो नहीं बताया गया है, तो वो अपरिभाषित हैं। बिंदु और रेखा क्या हैं? अपरिभाषित है। पहली चीज़ तो ये नोट कर ली हमने कि बिंदु और रेखा अपरिभाषित है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ। और दोनों जो अभिधारणा है वो अविरोधी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही हैं, तो ये लिख दोगे। और ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं का अनुसरण नहीं करती। यूक्लिड ने जो जो चीज़ बोली, ये दोनों के दोनों अभिधारणाएं उनमें से किसी भी चीज़ का पालन नहीं करती हैं, परंतु पांचवा जो धारणा बोला था उसकी थोड़ा आसपास जा सकता है। ये चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिली, ये आप बोल दोगे। अब आ जाओ चौथे वाले पार्ट पे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब बाकी तो ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। कह रहे यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच मतलब बीचों बीच एक बिंदु सी है और ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी का मान ए बी का आधा होगा। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आपके पास एक बिंदु है, ये ए है, ये बी है और इसके बीचों बीच सी है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है कि भैया ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि जो ए सी है वो ए बी का आधा है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो, चूँकि मैं ए बी को कैसे लिख सकता हूँ? ए सी प्लस सी बी। सी बी या बी सी, ए सी या सी, एक ही बात होता है ना। अब देखो, हमें आंसर में ए सी चाहिए और ए बी चाहिए, ए सी ए बी चाहिए, यानी कि सी बी को नहीं चाहिए। तो सी बी की जगह पे मैं रख सकता हूँ ए सी, यहाँ ए सी, और इसकी जगह पे मैं ए सी रख सकता हूँ, ये दिया हुआ है। ए सी ये हो जाएगा 2AC, 2 गुणे में है, इस तरफ आके बट्टे में हो जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था, है ना, यही हमें प्रूफ करना था। आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। प्रश्न 4 में सी रेखा खंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है। बहुत ही सही क्वेश्चन है। हमें बताना है कि सिर्फ किसी भी रेखाखंड का ना, अगर मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं तो एक ही होता है। उसी क्वेश्चन का उल्टा बनाना है। जैसे ये ए बी है और ये मध्य बिंदु सी है, तो मैंने बोला भैया मध्य बिंदु सी नहीं, मध्य बिंदु सी डैश है। कि एक नहीं, 2 मध्य बिंदु, ये मैं बोल रहा हूँ। चूंकि सी मध्य बिंदु है तो ए सी बराबर किसके होगा? सी बी के होगा। ठीक है, माना सी डैश बी मध्य बिंदु है। मैं एक की जगह मैं 2 मध्य बिंदु बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर सी डैश मध्य बिंदु है तो ए सी डैश किसके बराबर होगा? सी डैश बी के बराबर होगा। ए सी डैश सी मध्य बिंदु के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी किसके बराबर होगा? ए बी के। ये मेरा इक्वेशन है। और ए सी डैश प्लस सी डैश बी किसके बराबर होगा? ए बी के होगा। ये मेरा दूसरा समीकरण है। ये भी ए बी है, ए बी दोनों की क्या कर दो? तुलना। ठीक है, दोनों की क्या कर दो? तुलना करने पर तो देखो ए सी प्लस सी बी और इधर है ए सी डैश और सी डैश बी। ये भैया तभी बराबर हो सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि इतना प्लस इतना और इतना प्लस इतना। ठीक है, ये तभी बराबर हो सकता है कि ये जो सी और सी डैश एक ही हो। ठीक है, एक ही हो तभी वो चीज़ बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं हो सकती। तो लिखोगे तो ऐसा तभी संभव है सी और सी एक ही बिंदु हो, तब किसी रेखाखंड ए बी का और केवल एक ही मध्य बिंदु सी संभव है। ये आप लिख देना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में आ जाओ, छठे में। ठीक है, कह रहे हैं आकृति 5.10 में ए सी बी डी के बराबर है, ए सी बी डी के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का मान सी डी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे। दिया है कि ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करूँगा मैं। और उसी के साथ साथ हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी है सी डी के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चूँकि अगर बिंदु बी की बात करें, ये जो बिंदु बी है, यदि ए सी बराबर बी डी है, ए सी बराबर बी डी है, तो हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी सिद्ध करना है। ठीक है, अगर बी हमारा, अगर ए सी का देखो, ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो चूंकि करके लिख दे रहा हूँ मैं, ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और बी डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी डी को लिख सकता हूँ मैं बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ ना। इसे मैं इक्वेशन ए बोल रहा हूँ, इसे इक्वेशन समीकरण, इक्वेशन का मतलब समीकरण बी बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए सी और बी डी बराबर है, ये आपने ए सी निकाला, ये आपने बी डी निकाला। चूँकि ए सी इक्वल्स टू बी डी ये गिवन है ना, ये दिया हुआ है आपको। तो ए सी का मान क्या है बच्चा, ए बी प्लस बी सी, और इसका मान है बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ से बी सी माइनस कर दूं, क्योंकि सिद्ध हमें ए बी चाहिए, इधर ए बी चाहिए तो बी सी मेरे को नहीं चाहिए यहाँ से, तो बी सी घटाने पर दोनों तरफ से मैं बी सी घटाऊँगा, तो इधर से ए बी, यहाँ से बी सी घटाएँ, इधर से बी सी घटाएँ सी डी, बी सी से बी सी घट लूँ, यहाँ से बचा ए बी, यहाँ से बचा सी डी। यही तो प्रूफ करना था, ए बी बराबर सी डी प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया हमने, आराम से हो गया। ठीक है।